वेलकम टू माय चैनल। मैं ब्रिजेश चौधरी और आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। और आप सभी शेर श्रेणियों को बोर्ड परीक्षा में आपको मैं क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करने वाला मैं सीरीज लेकर आया हूं। और टॉपर्स सीरीज, ये ताबड़तोड़ प्रश्नों का एकदम निस्तारण में लेकर आया हूं। तो फटाफट से अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फुल एनर्जी के साथ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे की बात, मैं जितने भी प्रश्न हैं लगभग 7 या 8 प्रश्न, और 7 या 8 प्रश्न इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बोर्ड पे मैंने लिख दिया है ताकि आप लोग प्रश्नों को देखें। तो इस जो आपकी सीरीज है टॉपर्स सीरीज, और इस टॉपर सीरीज का आप लोग बता सकते हैं कि नहीं ये टॉपर सीरीज आगे होगी कैसी। चलिए, तो हम फर्स्ट पार्ट लेकर आए हैं और फर्स्ट पार्ट आप लोग का फर्स्ट पेपर से पहला क्वेश्चन आपका है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? एक अर्ध सेल में 298 केल्विन ताप पर, एक अर्ध सेल में 298 केल्विन ताप पर 1 मोल सांद्रता के धातु आयन विलयन का इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका 1 नंबर का, ये आपका 1 नंबर का प्रश्न पूछेगा जरूर, किसी न किसी सेट में टपकेगा जरूर। और एनसीईआरटी आपकी अप्लाई है, एनसीईआरटी में भी है। आइए उसके बाद हम बात करते हैं संकुलन क्षमता। मैंने आपसे कहा था ये संकुलन क्षमता अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग जो संरचनाएं बीसीसी संरचनाएं, सीसीपी संरचनाएं और एचसीपी संरचनाओं में संकुलन क्षमता आपको निकाले किसी न किसी एक में आएगा। तो ये जो आपका बीसीसी में संकुलन क्षमता, सीसीपी में संकुलन क्षमता, मैं इसका डिराइव कर दूंगा। इस क्लास के बाद जो भी क्लास आएगी उस क्लास में कम से कम 3 आपके टॉपिक महत्वपूर्ण रहेंगे। एक तो आपका सेल रहेगा, चाहे वो आपका डेनियल सेल हो चाहे वैद्युत अपघटनी सेल हो, वो आपका रहेगा, ठीक। और मैं दोनों सेल को मैं लेकर आ रहा हूं। उसके बाद फिर आप लोग की ये संकुलन क्षमता का डेरिवेशन, ठीक है। और चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं संकुलन क्षमता क्या होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण, एकदम सिंपल सी लॉजिक के साथ, अवयवी कणों के किसी प्रकार से संकुलित होने पर, अवयवी कणों के किसी भी प्रकार से संकुलित होने पर रिक्तियों के रूप में कुछ स्थान शेष बच जाते हैं। तो संकुलन क्षमता क्या होती है? संकुलन क्षमता कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत है जो कणों द्वारा संपूरित होता है। जो आपके रिक्त स्थान उपलब्ध होते हैं उसी रिक्त स्थान का वह रूप है जिसमें जो कण आपके संपूरित होते हैं, संकुलन क्षमता कहलाती। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद फैराडे भाई साहब का विद्युत अपघटन नियम, बहुत ही महत्वपूर्ण 1-2 नंबर का फैराडे का विद्युत अपघटन नियम। फैराडे ने क्या कहा था विद्युत अपघटन में? उन्होंने कहा कि विद्युत अपघटन के समय निकलने वाला जो पदार्थ होता है, विद्युत अपघटन के समय निकलने वाला जो पदार्थ होता है उस विद्युत अपघटित में प्रवाहित धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। एकदम सिंपल सी लॉजिक है। उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने ये कह दिया, हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं आपको समझाने के लिए, इसको हम थोड़ा हटा देते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे हम धारा की मात्रा मान लेते क्यू कूलाम प्रवाहित करते हैं, तो वैद्युत अपघटन के समय निकलने वाले पदार्थ की मात्रा मान लेते डब्ल्यू है, तो यह जो डब्ल्यू होगा यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा भाई? आपके क्यू क्या होगा। और जब यहां से प्रोपोर्शनल हटेगा, कहने का मतलब भाई जितनी हम धारा की मात्रा देंगे पदार्थ की मात्रा उतनी ही निकलेगी। वह पदार्थ या तो आपका गलित अवस्था में या तो विलयन अवस्था में हो। जब यहां से यह प्रोपोर्शनल हटेगा भाई साहब, तो आपको मिलेगा W = स्मॉल जेड क्यू, जहां जो आपका स्मॉल जेड है यह अनुपातिक स्थिरांक है, जिसे जहां स्मॉल जेड जो है आपका अनुपातिक स्थिरांक है, जिसे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। यह आपका वैद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, ठीक है। एक बात आप लोग अच्छे से जानते हो कि अगर हम क्यू आवेश प्रवाहित कर रहे हैं या क्यू कूलाम आवेश हम प्रवाहित कर रहे हैं तो उत्पन्न धारा
क्या होती है भाई आपकी आई टी, आप लोग अच्छे से जानते हैं क्यू इक्वल होता है आपका आई टी। तो यहाँ से यह हमें समीकरण ये दे देगा भाई साहब कि जो डब्लू है ये आपका हो जाएगा आई टी जेड, ऐसा ये आपका जो जेड है स्मॉल जेड रहेगा। ठीक, तो ये फैराडे का विद्युत अपघटन नियम है। फैराडे का एक और नियम है अपघटन के संबंध में, लेकिन उस वाले से ज्यादा बेहतर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये फैराडे का विद्युत अपघटन नियम है। उसके बाद हम बात करते हैं बफर विलयन की। भाई साहब बफर विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें हम अम्ल या क्षार मिलाएं, ऐसा विलयन। यहां पे देखो भाई बफर विलयन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है आपका 2014 में तो पूछा था, हम लोग एग्जाम दिए थे 2014 में, तो ये आपका पूछा था बफर विलयन क्या होता है। तो उस समय हम लोग पढ़े थे उन्होंने उस समय। तो कहने का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, ऐसा विलयन जिसमें अम्ल या क्षार की कुछ मात्रा मिलाने पर उस विलयन के पीएच मान में कोई परिवर्तन न हो, उस विलयन को हम बफर विलयन कहते हैं। एकदम सिंपल सी लॉजिक है। उसके बाद हम बात करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। भाई साहब कतई जार प्रश्न है, इसको आप छाप लीजिएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? आप लोग का टॉपर से सीरीज का चल रहा है और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। शून्य कोटि की अभिक्रिया में एक कमेंट सेशन में आप लोग ये कर दीजिए क्या कि अभिक्रिया जो आपका सांद्रता है ना, सांद्रता की घात अगर आपकी शून्य होगी तो वह शून्य कोटि की अभिक्रिया। एकदम सिंपल सी लॉजिक में बता रहा हूं, अगर सांद्रता की घात आपकी 1 होगी तो वह आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। सिंपल सी बात यहां से समझना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। यदि सांद्रता की घात आपकी शून्य होगी तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, और सांद्रता की घात अगर आपकी 1 होगी तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ज्यादा तिकड़मबाजी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई आपका ए है ना, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं आप लोग के लिए, यहां से इसको भी हटा देते हैं। चलिए मान लेते हैं कि कोई आपका ए है, उत्पाद दे रहा है, तो अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी भाई आपकी? यह हो जाएगी आपकी के, ठीक है। और यह आपका ए के पावर क्या हो जाएगा 0, जहां के एक क्या है नियतांक है। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो आपका समीकरण होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो आपका फाइनल समीकरण होता है, ये आपका होता है ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, या हम इसको प्रारंभिक जो सांद्रता होती है आपकी ए के पावर 0 ऐसा लिख सकते हैं। ये आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है भाई आपका समीकरण। अब यहां से हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम अर्धायुकाल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए महत्वपूर्ण, जो सिर्फ आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है मैं उसी को बता रहा हूं। यहां से क्या कर देते हैं, इस वाले भाई साहब को इस तरफ कर देते हैं, ये वाले भाई साहब जब इस तरफ आएंगे तो माइनस के टी इक्वल टू हो जाएगा आपका जो सांद्रता है ना, ये आपका 0 हो जाएगी इसकी घात, और ये आपका हो जाएगा ए, ठीक, सॉरी ए माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यह आपका हो जाएगा टी इक्वल टू A0 माइनस ए अपान क्या हो जाएगा भाई आपका के। और एक बात समझिएगा आप लोग, एकदम शिद्दत से एक बात समझिएगा, अर्धायुकाल होता क्या? किसी अभिक्रिया की आधी अवस्था में, किसी अभिक्रिया की आधी अवस्था में पहुंचने पर जो लगने वाला समय होता है वो आपका अर्धायुकाल कहलाता है। किसी अभिक्रिया की आधी अवस्था में पहुंचने में जो लगने वाला समय क्या होता है? अर्धायुकाल कहलाता है। अगर मान लेते हैं कि यह अभिक्रिया आपकी क्या है आधी अवस्था में पहुंच गई है, तो यह ए बराबर क्या हो जाएगी हाफ A0 हो जाएगी। इसकी घात क्या, यह शून्य घात के आधे के बराबर होगा। तो क्या हो सकता है यहां पे, तब हम क्या कर लेते हैं, जब आपकी आधी अवस्था में पहुंच जाएगी तो ये आपका अर्धायुकाल टी हाफ इक्वल टू A0 माइनस आपका हो जाएगा ए के पावर 0 अपान 2 अपान क्या हो जाएगा के।
और यहां से आपको मिल जाएगा भाई T½ इक्वल टू 2a, है ना, इसको डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूं, ऐसे हो जाएगा 2a के पावर 0 माइनस a के पावर आपका 0, और ये आपका हो जाएगा 2k, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इस वाले को ऐसा लिख सकते हैं भाई T½ इक्वल टू ऐसा, और यह आपका 2k, यह आपका अर्धायुकाल हो गया भाई शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अगर यहाँ पे जो 2k है यह एक नियतांक हो, इसका मान क्या हो भाई फिक्स हो, तभी आप जो आपका अर्धायुकाल हो जाएगा यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा a की पावर 0। अर्थात हम यह कह सकते हैं अर्धायुकाल अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यह आपके जो है भाई अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता है ना, यह आपकी अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसके बाद मैंने आपको बताया प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में मैंने बता दिया कि भाई सांद्रता की घात क्या हो भाई आपकी 1 हो तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। हाँ, अब इसके बाद की जो क्लास है ना, इसके बाद की जो क्लास है, इसके बाद की जो क्लास आप लोग की रहेगी संकुलन क्षमता एससीपी, बीसीसी और सीसीपी, है ना, संरचनाओं में संकुलन क्षमता। और उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग का सेल, विद्युत रासायनिक सेल, डेनियल सेल, विद्युत अपघटनी सेल, इन सब सेलों की बात की जाएंगी आगे क्लास में।